सबका जुड़ने के लिए। तो लास्ट सेशन का समरी रिकैप अधुनित्यांक ने दिया कि किस प्रकार हमने गेम ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा की थी, और 5S जो हमने लास्ट में चर्चा की थी, अगर आप मुझे किसी ने सेशन मिस किया है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं उसका। तो 5S के बारे में चर्चा की थी, 5S विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स। तो पहला था सोल, दूसरा सुप्रीम, तीसरा स्क्रिप्चर, चौथा सॉल्यूशन, पांचवा साउंड वाइब्रेशन। तो आज हम पहले एस से शुरू करेंगे विच इज द सोल या फिर आत्मा। सो टुडेस टॉपिक, जैसे आपको ग्रुप में मिला होगा, आज के सेशन का टॉपिक क्या है? किसी को ध्यान है आज के सेशन का टॉपिक क्या है हमारा? Okay, maybe I'll share. So today's topic is discover the inner self. So see, we have been discovering so many things in this world today. आज हम लोग साइंस की फील्ड के लोग हैं, आज मेडिकल फील्ड के लोग हैं, या फिर जो कोई फील्ड में आप हो, तो आज डिस्कवरी का जमाना है, हर कोई डिस्कवर करने में लगा हुआ है। We are discovering so many things inside the atom, outside the space. बहुत सारी चीजें डिस्कवरी हो रही है, बट man has discovered missiles, man has discovered spaceships, man has discovered boat marines और submarines, boats. तो पानी के नीचे, जमीन के ऊपर और हवा में, सब जगह डिस्कवरी हो रहे हैं। बट एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है जो व्यक्ति डिस्कवर नहीं कर पाया अब तक, मनुष्य आज का डिस्कवर नहीं कर पाया। वो क्या है? इज इनर सेल्फ। What is there inside? See, we have controlled so many things today. आज दुनिया के ऊपर बहुत कंट्रोल है, हम मैटर के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर चुके हैं बहुत हद तक, बहुत कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। अब जैसे ठंड का मौसम है यहाँ पर कानपुर में, तो हम हीटर लगा देते हैं, तो इन वन सेंस हमने एनवायरमेंट पे कंट्रोल किया है। जब गर्मी का मौसम होता है हम एसी लगा लेते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स, कंडीशन द थिंग्स। तो चीजों के ऊपर कंट्रोल है, पशुओं के ऊपर हमारा कंट्रोल है, एनिमल्स के ऊपर, बड़े बड़े एनिमल्स को भी हमने कंट्रोल कर लिया है। आज व्यक्ति एक शेर को भी सर्कस में जाके नचा सकता है, कंट्रोल है। हाथी पे भी कंट्रोल है, और बड़ी बड़ी मिसाइल्स पे हमारा कंट्रोल है। बट देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इट सेज वी आर टुडे गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। हम कैसे हैं? मिसाइल्स हमारी गाइडेड है, जो हम चीजें बना रहे हैं वो गाइडेड है, बट व्यक्ति गाइडेड नहीं, मिसगाइडेड है, क्योंकि उसको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है। तो इस इनडायरेक्टली जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो भी मिसगाइडेड होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक, वो है हमारा माइंड। हाउ मेनी ऑफ यू से दैट वी हैव अनकंट्रोल्ड माइंड? वी कैन रेज योर हैंड्स। हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, राइट? ओके, ओनली फ्यू ऑफ यू। ठीक है, धीरे धीरे एक एक हाथ उठ रहा है। या ट्रू, एंड इट्स अ फैक्ट, वी कैन एग्री कि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है। तो हमने सब चीजों पे कंट्रोल तो कर लिया, पर माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो दैट्स इनर सेल्फ। सो इसलिए आउटर इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट। हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं बाहर की दुनिया में मैटर के साथ, बट इनर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। इनर इंजीनियरिंग, अंदर क्या है? तो आज हम जो देखेंगे सेशन डिस्कवर द इनर सेल्फ, उसमें बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही लॉजिकली हम देखने वाले हैं कि हमारे अंदर क्या है और हम इसको कैसे समझ पाए, हम कौन हैं, हम क्या है। तो I'll just display the slide show. Okay. ठीक है, डिस्कवर द इनर सेल्फ। सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। जैसे मैंने बताया, वी हैव देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ, देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी आर कंसर्न्ड अबाउट। जैसे आज अगर आप स्कूल में कॉलेज में जाते हो एक इंटरव्यू के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस देखे जाते हैं। क्वेश्चन मतलब कुछ चीजें हैं जिसमें आप फिट होते हो कि नहीं। तो PQ, IQ, EQ, SQ, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो आज, पहले के जमाने में लोगों को लगता था PQ और IQ सबसे इंपॉर्टेंट है,
पहले आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धिमान है कि नहीं, वो देखा जाता था। उसके बाद लगा नहीं पीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकली फिट है कि नहीं। उसके बाद लोगों को लगा नहीं नहीं नहीं, एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। तो इमोशनली स्टेबल है कि नहीं है, तभी तो काम कर पाएगा, या फिर ठीक से प्रोडक्टिव काम कर पाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल लोगों के सामने आया है, वो है एसक्यू। एसक्यू स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल क्वेश्चन। उसमें कैरेक्टर है कि नहीं, उसके जीवन में वैल्यूज है कि नहीं, उसके जीवन में क्या तत्व है जिसके ऊपर वो, जिसके आधार पर वो जीवन जी रहा है। ये लोगों के पास इंटेलिजेंस है, अच्छा फिजिक है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, बट कैरेक्टरलेस है या फिर वैल्यूलेस है, तो इसलिए वो जीवन में गड़बड़ी करते हैं। Most of the scandals and most of the scams today are done by people who are very intelligent materially. So that's why these questions are important. Nowadays people are giving value to SQ also. तो इसलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन आज केवल एक ऐसा कोई टैबू नहीं रहा है कि केवल कुछ ही लोग रहते हैं। नो, पीपल आर लुकिंग फॉर दिस क्वालिटीज। आप इंटेग्रिटी है कि नहीं आप में, कंपनी के प्रति, जॉब के प्रति आप कितना इंटेग्रिटी, कितनी आप निष्ठा रखते हैं, आप दूसरों के प्रति प्रेम सौहार्द रखते हैं कि नहीं, आप में क्या वैल्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू डील विद ईच अदर, हाउ टू डील विद द वर्ल्ड एंड हाउ टू डील विद द सुप्रीम लॉर्ड। ये तीनों रिलेशनशिप हम देखने का प्रयास करेंगे, because it has a lot to do with the mind and intelligence. So just to begin the topic, inner self. What is inner self? Just like there's a car and a driver. So you can say the car is actually a dead matter. एक कार जो है वो मृत है। एक कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती है, राइट? कितनी भी अच्छी कार क्यों ना हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। उसी प्रकार शरीर जो है वो बिना आत्मा के नहीं काम कर सकता, आत्मा। So that soul is something which is intrinsic, हम में है, जिसके शरीर काम करता है। देखिए, आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे, अपने फ्लाइट देखी होगी या फिर पकड़ी होगी, बैठे भी होंगे। इतना बड़ा एयरप्लेन होता है, कितने लोग बैठते हैं उसमें? 200, 500, कैपेसिटी अलग अलग होती है, राइट? तो एयरप्लेन में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। इतना ह्यूज एयरप्लेन है, एक जगह पे खड़ा है, वो लाइफ टाइम या फिर मिलियन ऑफ लाइफ टाइम लोग खड़ा ही रहेगा, जब तक उसमें आगे एक व्यक्ति आता है चल के, और आगे के कॉकपिट में एक छोटा सा आदमी बैठता है, 6 फुट का, 5 फुट का, और वो उस बड़े एयरप्लेन को ड्राइव करता है। तो देखिए क्या बताने का पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, वो एयरप्लेन भले ही बहुत विशाल है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, आधुनिकता है, उसको चलायमान कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग। जब तक वो आदमी उसमें नहीं बैठता है, व्यक्ति उसमें नहीं बैठता है, एयरप्लेन हिल नहीं सकता, वो खड़े रहेगा हमेशा, लाइक दैट। सो सी जस्ट लाइक जेसीबी, आपने देखा होगा, जेसीबी का हाथ बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े खुदाई कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उठा सकते हैं। उसके अंदर कौन बैठा है? कैसे कर सकते हैं वो? हाँ, वो ड्राइवर अंदर छोटा सा ड्राइवर बैठा हुआ है, वो गियर आगे पीछे करता है, वो गियर आगे करता है तो उसका हाथ आगे आता है, और गियर पीछे करता है तो हाथ पीछे आता है, लाइक दैट। तो चीजें बड़ी बड़ी है, और उसको चलायमान कौन कर सकता है? जब तक एक लिविंग बीइंग एंटर नहीं करता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बीइंग एंड अ डेड मैटर। जब तक मैटर है जो मृत है, उसको चलायमान, उसको फंक्शनल कौन कर सकता है? चेतन व्यक्ति। तो सोल इज सुपीरियर टू मैटर, दैट इज द कंक्लूजन। डू यू एग्री? आत्मा जो है वो मैटर या फिर जड़ पदार्थ से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो मैटर को चला सकती है। मैटर अपने आप चल नहीं सकता। अब सिंपल चीज है, आप बता दीजिए, एक बड़ा पहाड़ है, पत्थर का पहाड़ है, और है खड़ा है, और एक चींटी है, छोटी चींटी है, काली कलर की, लाल कलर की, वो चलायमान है, चलती फिरती है, अपना काम करती है। तो कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, एक चींटी या पहाड़? अगर लॉजिकली देखा जाए तो व्हाट इज मोर वैल्यूएबल? हु इज मोर फंक्शनल? एन एंड, करेक्ट। एक पहाड़ और चींटी में कौन ज्यादा फंक्शनल है? Come on, you can see it in chat. Okay, mountain. See, who is more productive, ant or a mountain? Cheating, ant.
एक्चुअली एंड इज मोर फंक्शनल बिकॉज एटलीस्ट वो चल फिर सकती है, काम कर सकती है। जो पहाड़ है वो नहीं कर सकता है, वो खड़ा है एक जगह पर, राइट। सो लाइक ऑल्दो वन में थिंक इट माउंटेन बड़ा है, पर माउंटेन बड़ा है पर फंक्शनल नहीं है। ओके, तो कोई कह रहे हैं कि कार में ऑटो पायलट भी होता है। देखिए भाई साहब, ऑटो पायलट होता है, पर क्या पूरा आपका प्लेन ऑटो पायलट मोड में दौड़ सकता है? आप किसी ऐसे प्लेन में बैठो जो खाली ऑटो पायलट मोड में चलता है, नहीं चल सकता। ऑटो पायलट मोड कब होता है? जब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा हो। अगर व्यक्ति है तभी वो पायलट चल वो कार चल सॉरी प्लेन चलता है, अदरवाइज नहीं चल सकता है। एनीवे द पॉइंट इज दैट सोल, जो आत्मा है ना, जो जीवित व्यक्ति है, वो मृत व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में भी आत्मा है, वो छोटी सी आत्मा हमारे बड़े शरीर को चला रही है, जो इसको जीवित लगाती है। अब जीवित शरीर और मृत शरीर में ही अंतर है। क्या अंतर है जीवित और मृत शरीर में? आत्मा का होना और ना होना। आत्मा है इसलिए उसको जीवित बोला जाता है, आत्मा नहीं है इसलिए उसको मृत बोला जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। तो इसलिए वाई टू गेट दिस नॉलेज। अच्छा, कोई बोलेगा क्यों मैं सीखूं ये मैटर और स्पिरिट के बारे में? क्योंकि ये आवश्यक है। देखिए, भगवान ने जब भगवत गीता बताई, हम लोग गीता कोर्स कर रहे हैं, राइट? तो लेट्स नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता भगवान ने बोलने के पहले अर्जुन की क्या परिस्थिति थी? हु वाज अर्जुना? अर्जुना बहुत शक्तिशाली और बहुत ही बुद्धिमान योद्धा थे, बहुत पराक्रमी योद्धा थे। तो अर्जुन वो ऐसे थे कि उनको कभी किसी ने युद्ध में हराया नहीं था। और वही अर्जुन कुरुक्षेत्र की बैटल फील्ड पे, युद्ध भूमि पे जाके हथियार टेक देते हैं और वो विलाप करने लग जाते, वो लैमेंट करने लग जाते, अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे मार सकता हूँ इनको, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं पाप करूंगा, वर्ण संकर हो जाएगा, और मेरे सामने भाई है, मेरे सामने दादा है, चाचा है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अपना गांडी जो है टेक दिया और हताश हो गए। तो वहां पे अर्जुन एक श्लोक बताते हैं, हाँ, वो कहते हैं जी माई बॉडी इज ट्रेबलिंग, मेरा शरीर जो है कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरा जो गांडीव है वो हाथ से निकल रहा है, सटक रहा है। 1.29 पहले अध्याय का 29 नंबर श्लोक, 30 नंबर श्लोक। वो कहते हैं अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। अर्जुन की अवस्था हो सकती है। क्या होगी अर्जुन के साथ? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट नहीं थे वो क्या करना था, एंग्जाइटी में थे, डिमोरलाइज थे, स्ट्रेस में थे और डिप्रेशन में थे। पर वही अर्जुन जो इतने समस्या में थे, जब उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सुना, जब भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, और उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, युद्ध भूमि में कौन जीते? पांडव जीते। अर्जुन मेन योद्धा थे उसमें। सो अर्जुन के जीवन में चेंज कैसे आया? इस स्थिति से, जब वो डिमोरलाइज है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, वहां से वो विक्ट्री में कैसे आ गए? हाँ, भगवत गीता का ज्ञान लिया, उन्होंने भगवत गीता सुनी, इसके कारण। इसलिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लाइफ में सब, हर कोई एक योद्धा की तरह ही है, अपने अपने जीवन में एक युद्ध ही चल रहा है एक प्रकार से। और हम भी अपने जीवन में यही समस्याएं होती हैं, डिमोरलाइज हैं, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन में है। भगवत गीता से जीवन में क्लैरिटी आती है, भगवत गीता से जीवन में एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अर्जुन के जीवन में आया, हम सबके जीवन में भी आ सकता है, अगर हम गीता का ज्ञान सही स्रोत से लें। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, भगवान ने ही परंपरा के माध्यम से हमें गीता दी है, एंड अगर हम उस परंपरा के माध्यम से गीता लें तो हम समझ सकते हैं लाइफ में। एक्चुअली दुनिया में देख सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लॉजिशियंस या फिर साइंटिस्ट, ये सब, इवन बड़े बड़े आध्यात्मिकवादी, ये सब गीता पे विश्वास रखते थे और गीता को मानते थे अपने जीवन में। तो पॉलिटिशियंस लाइक राधा कृष्णन और गांधी जी गीता को मानते थे। साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन एंड ओपनहाइमर, ये सब गीता से कोट करते थे अपने आप। हमारे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, एंड इवन आवर प्रेसिडेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी गीता के बड़े सपोर्टर हैं। तो क्यों ये सक्सेसफुल लोग गीता के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या कि गीता तो केवल, मतलब गीता तो केवल एक ग्रंथ है, उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ हो सकते, बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, और क्यों भगवत गीता? बिकॉज दैट्स अ बुक ऑफ नॉलेज एंड दैट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक। जीवन को बदलने वाली वो ज्ञान है, तो इसीलिए वो ज्ञान को लेना आवश्यक है। तो हम आज उस ज्ञान के बेसिक को सुनने वाले हैं।
अर्जुन ने भगवान से आत्मा का ज्ञान सुना, इसीलिए अर्जुन का परिवर्तन हुआ। तो इसलिए हम लोग आत्मा का ज्ञान सुनने का प्रयास कर रहे हैं आज। तो सी पहला पॉइंट, दीज आर फ्यू पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेशन में। हम मैटर है कि स्पिरिट है, साइंटिफिक प्रूफ्स क्या है आत्मा के, एक जीवित व्यक्ति में और एक रोबोट में क्या अंतर है, मन कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल, आत्मा के बारे में ज्ञान लेने से क्या फायदा होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जैसे मैंने बताया जड़ और चेतन। तो जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ जो मैंने बताया आपको, मैटर और स्पिरिट। तो जड़ और चेतन में कौन सुपीरियर है? चेतन। पहाड़ और चींटी में पहाड़ जड़ है और चींटी चेतन है, तो उसमें चींटी ज्यादा सुपीरियर है। देखिए मान लीजिए अगर आपने हाथ में नाखून, अपने हाथ में एक नेल पकड़ा है, कील, और आप कील को ठोक रहे हैं, तो हथौड़ा जो है आप कील पे जोर से मारते हैं, कील को तकलीफ होती है? या फिर कील में कोई कॉन्शियसनेस है, वो बोलती है अरे थोड़ा धीरे मारो? नहीं, इट्स जड़, उसको तो जड़ पदार्थ है। और वही हथौड़ा गलती से आपकी उंगली पे लग जाता है, तो क्या होता है? जोर से चिल्लाते हैं। क्यों? उसमें चेतन है, तो वो थोड़ा सा भी हाथ पे लग गया तो दर्द होता है, और कील को दर्द नहीं हो रहा है। दैट्स हाउ आपको साइंस व्हाट दे से कि कुछ तो केमिकल सिक्रेशन हुआ है और ब्रेन में कुछ सिग्नल गया है और फिर मुंह से आवाज निकली है, चिल्लाना है। दैट्स इट फॉर साइंस। बट एक्चुअली साइंटिस्ट कांट एक्सप्लेन कि क्यों हुआ, वो ट्रिगर क्यों हुआ और क्यों वही इमोशन बाहर निकला। इमोशंस आर रैंडम ना, तो हर चीज पे अलग अलग इमोशन क्यों निकलता है? व्हाई इट इज नॉट सिस्टमैटिक? ये साइंस के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो साइंस में से वी आर अ बंच ऑफ केमिकल्स, बट एक्चुअली वी आर नॉट। हम केमिकल से तो भरे हुए हैं, पर केमिकल्स के परे कुछ तो है जो हमारी असली पहचान है। अगर हम खाली केमिकल होते हैं तो हमारी पहचान बहुत ही अलग होती। ठीक है, हम जड़ पदार्थ है कि हम चेतन है? अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट विल यू से? ठीक है, नहीं आप चेतन है, ठीक है। एक मटीरियल, एक अंडरस्टैंड, इमेजिन दैट आपको ये सारे जड़ और चेतन नहीं पता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हम आपसे मिलते हैं, आप कौन है भाई, क्या बताओगे? हाँ, आप बोलेंगे आपका नाम बताओगे, हाँ जैसे प्रताप सिंह बोल रहे हैं, मैं प्रताप सिंह हूँ, राइट? तो नाम बताएंगे, कॉलेज बताएंगे, या फिर जॉब जहाँ करते हैं वो बताएंगे, कहाँ से है वो बताएंगे, ये हमारा आइडेंटिटी है। तो ठीक है, सब बॉडी रिलेटेड है, करेक्ट? नाउ लेट्स सी आर वी रियली और बॉडी और नॉट? तो एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, इन्होंने स्टडी किया था, ये तो आजकल कोई भी कर सकता है, बॉडी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको पता किया उन्होंने, शरीर में क्या क्या केमिकल्स हैं। तो 5 पाउंड कैल्शियम है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह, और आयन वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। मैं मेडिकल साइड से नहीं, उसमें मुझे पता नहीं। तो ये सारा है, एक 60 पाउंड के व्यक्ति में सब है, और पानी है, और बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो नाउ उन्होंने क्या किया, ये सारे केमिकल्स का प्राइस निकाला, कीमत निकाली, एंड सरप्राइजिंगली इट केम टू ₹110। कितना आया? 110 रुपए। तो अगर हम मानते हैं कि हम शरीर हैं, तो हम शरीर मतलब केमिकल से बना हुआ है, तो इसका मतलब हम 110 रुपए का झोला है, वी आर जस्ट अ बैग ऑफ ₹110, करेक्ट? केमिकली। तो मान लीजिए अगर आप रोड से जा रहे हैं और आप देखते हैं कि आगे आपके कोई परिचित व्यक्ति है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, और वो मर्सिडीज बेंज में था, बहुत महंगी कार है, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब कार को भी बड़ा नुकसान हो गया है और व्यक्ति भी बहुत इंजर्ड हो गया है। तो आप पहले किसको कहाँ ले जाएंगे? पहले आप कार को गैराज में लेके जाएंगे कि पहले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे? पहले किसको कहाँ लेंगे? आपके व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ओके। बाकी लोग देखते हैं क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, माइंड टू हॉस्पिटल, ऑब्वियसली पर्सन हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ओके। तो सब लोग कॉन्फिडेंट है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे भाई? मर्सिडीज कार की कीमत कितनी होती है? लाखों में होती है, करोड़ रुपए होती है।
और व्यक्ति की कीमत कितनी है? 110 रुपए। तो 110 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? 110 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइफ इज प्राइसलेस, ह्यूमैनिटी, अच्छा ह्यूमैनिटी के तौर पे The soul inside us is priceless. हाँ, सोल इनसाइड इट्स प्राइस, थैंक यू। क्योंकि दोबारा कार ले लेगा अश्विनी कह रहे को कार तो दोबारा आ जाएगी भाई, क्या प्रॉब्लम है, पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो व्यक्ति को इंपॉर्टेंट क्या बनाता है? द सोल, आत्मा, वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिकॉज द सोल इज देयर, दैट्स प्राइसलेस। यू डोंट केयर फॉर लैक्स ऑफ कार, बट यू केयर फॉर दैट सोल एंड द लिविंग बॉडी, है ना। तो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक व्यक्ति ना लिविंग है तब तक आत्मा उसका आत्मा की असली कीमत है। और एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं है, यूजलेस। हम उसको जल्दी से डिस्कार्ड कर देना चाहते हैं। Anybody dies, we don't keep that body for more time because that's invaluable. तो आत्मा है जो उसको वैल्यू देती है। Now who can give you experience? देखो, गुलाब जामुन मान लीजिए आपका फेवरेट स्वीट है, अज्यूम, खाने की बात हो रही है, तो गुलाब जामुन को अगर साइंटिफिकली या फिर केमिकली एक्सप्लेन करना है तो क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन है, वो ब्राउन कलर का होता है और स्पेरिकल होता है, उसका रेडियस या डायमीटर इतना इतना होता है और थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है और पोरस होता है और उसमें जूस होता है और उसको दबाएंगे तो ऐसा शेप आता है या फिर ये कलर आता है। अलग अलग आप उसके कंसेप्ट बताएंगे, पर असली गुलाब जामुन आप कब समझ सकते हैं? उसको टेस्ट करके। गुलाब जामुन को टेस्ट किए बगैर हम उसको समझा सकते हैं क्या क्या गुलाब जामुन है? मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे भी दूं, ब्राउन है, स्पॉन्जी है या फिर जो भी है, उसको समझ में नहीं आएगा क्या गुलाब जामुन है जब तक वो खाएगा नहीं उसको। तो खा के उसको जो इमोशन आएगा वो लॉजिकली नहीं आएगा। इसीलिए वो टेस्ट करने वाला जो आत्मा है, जो शरीर है, उसमें अंदर आत्मा है, तब वो टेस्ट कर पा रहा है और वो इमोशन उसको डिस्प्ले कर पाता है। या फिर आप सुंदर चीज देखते हो, आप बोलते हो ब्यूटीफुल, आप कुछ अच्छी चीज सुनते हो, इट्स वेरी स्वीट साउंडिंग और इट्स वेरी मेलोडियस साउंडिंग। या फिर आप कुछ अच्छा चीज किसी को बोलते हो, आप कुछ प्रेम का अनुभव करते हो। सो ये जो इमोशंस हैं, ये एक लिविंग बॉडी में ही सीक्रेट होती है। लिविंग बॉडी इस इमोशंस को डिस्प्ले कर पाता है, एक मीटर नहीं कर पाएगा। थर्मोमीटर आपको बुखार को नाप देगा पर बता नहीं पाएगा क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो लाइक दैट, ये है आत्मा का प्रेजेंस। एनीवे, so see, this is living beauty. Living beauty, till the time life is there, appears very beautiful. After death, there is no beauty. सुंदरता चली जाती है मृत्यु के बाद। And this is a fact. Now see, we don't have to hide anything, but this is a fact of life that everybody has to face this reality. Death is going to come to each one of us, and that death is nothing but leaving of the soul. Soul निकल जाता है। तो केमिकल्स तो वही है, पर फीलिंग्स नहीं है, थिंकिंग नहीं है, डिजायर्स नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो क्या क्या मिसिंग है? आत्मा। इसलिए एक्चुअली शंकराचार्य एक बहुत महान संत हुए हैं, वो कहते हैं, बहुत सुंदर प्रेयर कहते हैं, वो कहते हैं, यावत पावनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायु देहा पाये भार्या बिभ्रति तस्मिन् गाये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो कहते हैं जब तक आप जीवित हो, आपके शरीर, आपके जो परिवार वाले हैं आपको पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपका हालचाल देखेंगे वगैरह, ठीक है। तो जैसे ही गतवती वायु देहा पाए, जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर से, तब भार्या बिभ्रति तस्मिन् गाये, वो पत्नी भी अपने पति के शरीर के साथ नहीं रह सकती, वो भागती है। शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये फैक्ट है लाइफ का। जिस शरीर से हम प्यार करते हैं, जिस शरीर को हम इतना अडोर करते हैं, उसको इतना सजा दुला के रखते हैं, वही शरीर हमारे लिए यूज बन जाता है, यूजलेस बन जाता है। कब? जब आत्मा निकल जाती है। तो इसीलिए आत्मा का वैल्यू है, आत्मा की वैल्यू, शरीर की नहीं। ये समझना बहुत आवश्यक है। हम अपने बाल बहुत अच्छे संवारते हैं, आजकल तो पुरुष भी अपने बाल बहुत अच्छे संवारने लग गए हैं, पहले तो केवल स्त्रियां करती थी।
माताएं करती थी, बट नाउअडेज देयर मेंस सलून एंड ऑल। तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर से लगते हैं, बट सेम बाल अगर आपके खाने में आ जाए तो वेरी डिसगस्टिंग, खा नहीं पाएंगे। वी टेक केयर ऑफ आवर नेल्स वेरी नाइसली, नाखून, उसको नेल पॉलिश लगाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, कई बार उसको केयर करते हैं, और वही नाखून का टुकड़ा अगर हमारे प्लेट में आ जाए तो डिसगस्टिंग। तो वही बाल, वही नाखून, हम उसको केयर करते हैं पहले, और वही जब निकल के आ जाता है तो उसको केयर नहीं करते और डस्टबिन में चले जाते हैं। क्यों? क्या सीख सकते हैं? What can we learn from this? We learn from this that material things in the world and our body is also mortal, but the life, the soul inside us is immortal. Okay. नहीं, immortality तो है। One more important, of course, what you're saying is true. हम कह रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको बाल का या फिर नाखून का, जब तक वो शरीर पे है तब तक उसका वैल्यू है, जैसे ही वो शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, यस, बट आई वाज सेइंग लाइक हर चीज की वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होती है। लाइक हेयर्स हमारे हैं, जब तक हमारे शरीर से अटैच थे हाँ, तब तक उनकी वैल्यू थी, हाँ, एंड जब वो हमारे शरीर से निकल कर बाहर आ गए एंड हाँ, वो हमारे खाने में आ गए तो हमें वही डिस्गस्टिंग लग रहा है, लाइक हमें वो पसंद नहीं है। करेक्ट, 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 व्हाट यू सेइंग इज वेरी ट्रू। तो इसलिए जब तक शरीर से कनेक्शन है तब तक वैल्यूएबल है, शरीर से कनेक्शन कट गया तो उसका वैल्यू चला जाता है। वही हम, पॉइंट इज, शरीर से कनेक्टेड है इसलिए उसका वैल्यू है, क्योंकि शरीर में आत्मा है। जब तक आत्मा से कनेक्टेड है, लिविंग ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तब तक वो उसका वैल्यू है। जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका वैल्यू चला जाता है। नहीं, भगवद गीता टॉक्स अबाउट हु वी आर। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है आत्मा के बारे में, भगवद गीता 2.20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण सेज न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना आत्मा का कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा कभी समय नहीं था कि आत्मा एग्जिस्टेंस में नहीं है, ना कभी ऐसा था और ना ऐसा कभी होगा फ्यूचर में कि आत्मा नहीं है। आत्मा हमेशा एग्जिस्टिंग है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, वो हमेशा रहने वाली है। अजो मतलब बहुत पुरातन है, और शाश्वत है, हमेशा हमेशा के लिए है। यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है, और शरीर को कुछ भी हो जाता है तो भी आत्मा को कुछ नहीं होता। तो गुड न्यूज, आत्मा को कुछ नहीं होता। तो इवन इफ समवन डाइज, आत्मा विल नेवर डाई। तो इट्स वेरी गुड न्यूज कि हम कभी नहीं मरने वाले, और ना ही हमारे परिचित कोई है जो मरने वाले, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की होती है। आत्मा केवल क्या होता है, इट ट्रांसफर्स इटसेल्फ, और कुछ हम आगे देखेंगे। So there is difference between body and soul. So body is matter, soul is spirit. शरीर में चेतना नहीं है, आत्मा में चेतना है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। शरीर टेम्पररी है, आत्मा शाश्वत है। शरीर डेड है और आत्मा जीवित है। ये असली फर्क है। तो जब हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो एक्चुअल में कौन देख रहा है? आंखें तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीनरी है। तो आंखों के माध्यम से कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं वो हार्ट में बैठा हुआ एक रोबोट है, वो व्यक्ति वो देख रहा है, बाकी तो केवल मशीनरी है। पर हृदय में जो आत्मा बैठी हुई है वो देख रहा है कि मिरर में क्या है, राइट? तो वो आत्मा है, इज द रियल सीयर। तो भौतिक रूप से देखा जाए तो ये सब अलग अलग पशु है ना, ये अलग अलग शरीर है। गाय है, व्यक्ति है, हाथी है, कुत्ता है, वगैरह वगैरह, ये अलग शरीर है। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये सब खत्म होने वाला है। जैसे हम कभी कुछ साइकिल खरीदते हैं, तो साइकिल खरीदते हैं, कुछ दिनों बाद वो साइकिल पुरानी हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, उसको फेंक देते हैं, बाइक ले लेते हैं। बाइक का भी ऐसे ही होता है, फिर कार ले लेते हैं। तो
गाड़ियां हम बदलते हैं पर व्यक्ति वही है। पहले वो छोटी साइकिल पे था, फिर बड़ी साइकिल पे था, फिर बाइक पे था, फिर कार मिल गया। व्यक्ति वही है, व्हीकल चेंज हो गया। उसी प्रकार ये सारे जो है एक व्हीकल है। तो आध्यात्मिक व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ये सब क्या है? ये सब आत्मा है। और ये जो सारे जो शरीर है अलग अलग, गाय का हो गया, कुत्ते का हो गया, हाथी का हो गया, मनुष्य का हो गया, ये सारे अलग अलग शरीर जो है केवल एक एक उसके व्हीकल है जहाँ पे वो ट्रैवल करता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनि में व्यक्ति ट्रैवल करता है, आत्मा ट्रैवल करती है। वो ये एक शरीर के बाद दूसरा शरीर। तो आत्मा कैसे शरीर में बंद है वो यहाँ पे बताया गया है। जस्ट लाइक द बर्ड इज ट्रैप्ड इन द केज, द सोल इज ट्रैप्ड इन द बॉडी। जैसे एक शरीर, एक पिंजरे में एक पक्षी बंद है और फंसा हुआ है, उसी तरह आत्मा शरीर में फंसी हुई है। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे वो औरत है पिक्चर में, वो पिंजरे का अच्छे से ख्याल रख रही है, सब कुछ उसको अच्छे से पॉलिश करती है, सब कुछ करती है, पर उस जो तोता है उसको खिलाना भूल जाती है, तो क्या होगा? तोते का क्या होगा? तोता मर जाएगा, राइट? तोता मर जाएगा। तो तोते के बिना पिंजरे का कोई वैल्यू है? पिंजरा यूजलेस है तोते के बिना, खाली पिंजरा क्या फायदा? उसी प्रकार हम क्या करते हैं, डे इन डे आउट हमारे सुबह से रात तक की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या होती है? शरीर के लिए होती है। हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, सुबह से उठकर ब्रश करना, खाना पीना, सब कुछ शरीर के लिए होता है। हमारा फैसिलिटी शरीर के लिए। और शरीर किसका बना हुआ है? पंच महाभूत का बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। पर हम भी उस औरत की तरह है जो असली व्यक्ति को खिलाना भूल जाती है, आत्मा को। और उसकी वजह से आत्मा का क्या होता है? और फिर आत्मा कोई मरता नहीं है, बट आत्मा स्पिरिचुअली डेड हो जाता है। आत्मा का भोजन आत्मा को नहीं मिल रहा है, केवल शरीर को हम ग्रेटिफाई कर रहे हैं। हमारी असली आइडेंटिटी है आत्मा, बट हम शरीर को ही देखने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार अगर आपका कार है और ड्राइवर है, कार को आप ईंधन दो, पेट्रोल डीजल जो भी है, या फिर कार को आप अच्छे से उसको साफ सफाई करो, उसको धुलाई करो, और ड्राइवर को खाना मत दो, तो क्या हो जाएगा? यूजलेस। उसी तरह फूड फॉर सोल, आत्मा का जो भोजन है वो आवश्यक है। आत्मा का भोजन क्या है? ये सब है। जैसे आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, फिर आप मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, ये आत्मा का भोजन है। और आत्मा का भोजन आत्मा को मिलेगा तो आत्मा सुखी रहेगी, अन्यथा आत्मा दुखी हो जाएगी। तो सम प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, हम आत्मा है, इसके कुछ प्रूफ्स हैं। So the few proofs: common sense, consciousness, NDE, OBE और incarnation. We'll see one by one. तो पहला तो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम कहते हैं कि कोई चल बसा या फिर किसी की मृत्यु हो गई, वो अभी नहीं रहे, तो कौन नहीं रहा? शरीर तो वही है, पर आत्मा चली गई। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कहते हो अब तक मैं उसके साथ था और अभी वो मेरे साथ नहीं है, भाई शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, अब तक जो था वही शरीर आपके साथ होगा, तो कौन चला गया? आत्मा चली गई। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कॉन्शियसनेस, चेतना। देखिए रोबोट और मनुष्य में अंतर है। अब रोबोट या फिर कैमरा कह सकता है कि मैं रेड लाइट देखता हूं, या तो कैमरा और मनुष्य में क्या अंतर है? इट कैमरा कैन जस्ट क्लिक, बट कैमरा कैन नॉट डिफाइन इट कि क्या है, कैसा है, सुबह कैसी है, या फिर वो वातावरण कैसा है। रोबोट्स जो प्रोग्राम्ड है उतना ही काम कर सकते हैं, मनुष्य ऐसे नहीं है। मनुष्य प्रोग्रामिंग के बियॉन्ड जा सकते हैं। तो चेतना मतलब सोचना, या फिर इच्छा करना, या फिर वही थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इंटेंशनली, ये सारी जो है चेतना का विषय है। और ये चेतना कब आती है? जब मनुष्य है, जीवित व्यक्ति है, उसमें आती है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एआई। एआई में क्या करते हैं? वो सब प्रोग्राम करके रखते हैं चीजों को, पहले से ही प्री प्रोग्राम चीजें होती है, और जितना उनकी प्रोग्रामिंग में है उतना ही वो कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर पाते। उसके अगर एक्शन में आपने दिया है कि यहाँ से वहां तक आएगा, उतना ही वो कर पाएगा। तो चीजें आजकल ऑटोमेटेड हो रही है, बट उसका भी एक लिमिट है। जब तक जीवित व्यक्ति नहीं है तब तक वो चीजें भी चेंज नहीं हो सकती।
इसलिए प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज वन थिंग. थर्ड प्रूफ, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रूफ, एनडी नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. अब ये क्या है, आप अब इसको रिसर्च कर सकते हैं चाहे तो गूगल में डाल के. तो नियर डेथ एक्सपीरियंस इज सम एक्सपीरियंस व्हिच पीपल हैव गॉट व्हेन दे वर अबाउट टू डाई. कुछ लोग ऐसे थे जो जिनकी मृत्यु होने वाली थी, मरने वाले थे, पर समहाउ वो बचकर वापस आ जाते हैं, मरते नहीं है, और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. और उसमें वो ऐसे शेयर करते हैं कैसे उन्होंने अपने आप को अपने से अलग देखा. एक बार एक पेशेंट था यूएस में, उसका ऑपरेशन होने जा रहा था, ऑपरेशन हो रहा था बेसिकली. तो इट वॉज ए क्रिटिकल ऑपरेशन, तो काफी लंबी सर्जरी थी, पर वो सक्सेसफुल हो गई. सर्जरी के बाद जब वो कॉन्शियसनेस में आया तो डॉक्टर्स को बताने लगा कि मैंने क्या क्या देखा ऑपरेशन थिएटर में. तो ही वाज टेलिंग कि मैंने देखा कि मैं बेड पे पड़ा हूं और आप सब लोग क्या कर रहे थे. और लिटरली ही एक्सप्लेन, ही टोल्ड एवरीथिंग. आपने क्या कन्वर्सेशन किया वो भी उन्होंने बताया. तो वो डॉक्टर शॉक हो गए, क्योंकि वो तो जब ऑपरेशन हो रहा था, ही वाज अंडर एनेस्थीसिया, ही वाज नॉट सपोज्ड टू बी कॉन्शियस, बट ही वाज नोइंग एवरीथिंग. तो देन लेटर ऑन ऐसे केसेस जब उन्होंने स्टडी किए साइंटिस्ट ने, तो दे गॉट टू नो कि इट्स अ फेनोमेना कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और अ नियर डेथ एक्सपीरियंस. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब शरीर से बाहर निकलकर वो आत्मा जो है होवर करता है और अपने आप को देखता है. बेड पे वो शरीर पड़ा हुआ है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वापस शरीर में एंटर करके उसको रिलेट करता है. तो ये एक्सपीरियंसेस अभी कॉमन हो गए हैं और इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुआ है. तो दैट प्रूव्स दैट वी आर समथिंग सेपरेट फ्रॉम द बॉडी. नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अगर वो व्यक्ति बेड पे है, एनेस्थीसिया में है, अनकॉन्शियस है, तो ऐसे एक्सपीरियंस कैसे आ सकते हैं उसको? तो जब तक हम किसी और सच्चाई को नहीं मानते और रेल्म को नहीं मानते, स्पिरिचुअल रेल्म, तब तक हम नहीं समझ सकते. इसलिए अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, नियर दैट एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस प्रूव्ड है. See, 11 to 14% of the average American population who have mental and physically healthy, they have OBE. Out of body experience होता है उन लोगों को. ऐसे मैंने बताया बहुत सारी किताबें हैं उसके ऊपर. Fourth proof is reincarnation, पुनर्जन्म. तो डॉक्टर इयन स्टीवनसन, ये बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं. इन्होंने 3000 केसेस स्टडी किए हैं रीइंकार्नेशन के, 3000 केसेस. अब रीइंकार्नेशन क्या है? रीइंकार्नेशन मीन्स अगेन कमिंग इनटू बॉडी, पुनर्जन्म. तो पुनर्जन्म जो है वो कभी पहले लगता था कि लोग मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बट अभी साइंटिफिकली स्टडी होने के बाद ये प्रूव हो गया है कि इट्स अ साइंस, इट्स अ फैक्ट कि रीइंकार्नेशन होता है. और ऐसे बहुत सारे ऐसे थ्रिलिंग, ऐसे स्टनिंग एग्जांपल्स लोगों को मिले हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको कैसे पता है. मेरे बच्चे हैं, आगे जाके एक एग्जांपल आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चों को पुराने जीवन के बारे में इतनी डिटेल चीजें याद रहती है कि वो संभव नहीं है. झूठ बोलना है या फिर उसको कहीं से ऐसे छल से ऐसा करना संभव नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. और रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें भी हैं, आप पढ़ सकते हैं. ओके, फोबियाज कम फ्रॉम पास्ट लाइफ विच इज अ पार्ट ऑफ रीइंकार्नेशन. जो फोबिया होता है, लोगों को फोबिया होता है ना, पानी का, आग का, डिस्टेंस, हाइट का वगैरह वगैरह, या फिर नोकीले चीजों का. तो इयन स्टीवनसन बताते हैं कि ये फोबिया होने का कारण मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले जीवन में जिसकी मृत्यु का कारण था, उसकी वजह से उसको फोबिया हो जाता है. दैट्स व्हाट साइंस इज. हाँ, डॉक्टर इयन स्टीवनसन एक और चीज कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परामेंट ऑफ ट्विंस. दो जुड़वा बच्चे हैं, एक ही साथ एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही माँ की गर्भ से पैदा हुए हैं, पर उन दोनों के टेम्परामेंट में, उनकी विचार सरणी में, उनके कार्य करने की क्षमता में, या फिर उनके सोचने में वगैरह बहुत डिफरेंस होता है. आपने देखा है कभी? दो जुड़वा बच्चे हैं पर बिल्कुल अपोजिट है. एक बहुत शांत है, एक बहुत मस्ती करता है, दोनों अलग अलग है. तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए, केमिकली अगर देखा है, तो दोनों एक ही समय पैदा हुए, तो दोनों एक जैसे ही होने चाहिए.
कई कई फिल्मों में दिखाता है ना, एक को चोट लगी तो दूसरे को दर्द होता है। सो दैट्स ऑफकोर्स इट्स वेरी फनी थिंग। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। हमने इतने भी जुड़ाव बच्चे देखे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसे अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो दो आत्मा है। वो एक जगह भले ही एक साथ पैदा हुए हैं, पर वो दो आत्मा है। वो अपने अपना जर्नी से लेके आए हैं, अपना अपना कर्मा लेके आए हैं, इसलिए वो दो अलग अलग है। ओके, सो देयर स्टोरी ऑफ, ये एक वीडियो है छोटा सा, एक जेम्स नाम के लड़के का, जिसका रीइंकार्नेशन हुआ था। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can read the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. तो बेसिकली ये जेम्स नाम का एक बच्चा है जिसका पुनर्जन्म होता है, और बचपन से ही उसको एयरप्लेन के बारे में बहुत फैसिनेशन होता है। एयरप्लेन बहुत पसंद है उसको, तो सोता भी है एयरप्लेन के साथ, उनको नाम भी देता है, और बचपन से उसको बहुत सारी जानकारी है जेम्स के बारे में, और सॉरी जेम्स के बारे में नहीं, उस एयरप्लेन के बारे में। तो ये बता रहे 2 साल का है और वो एयरप्लेन को इंस्पेक्ट कर रहा है। बाकी बच्चे अगर प्लेन को देखेंगे तो हाँ अच्छा दिखता है, पर ये जो है इंस्पेक्शन कर रहा है, तो मीन समथिंग स्पेशल। वो जेम्स जो जेम्स नाम का बच्चा है, वो अंदर जाता है, चीजें को यहाँ वहां टच करता है, और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स हैं जो एयरप्लेन के बारे में उसको माता पिता को नहीं पता, या अगर उसने कभी टीवी पे देखा नहीं है, पर उसको पता है कि एयरप्लेन में कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, फाइटर प्लेन में क्या होता है। तो उसके माता पिता को शौक हो जाते हैं धीरे धीरे, और फिर होता है, एक वीडियो बहुत लंबा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे होता है कि इसको नाइट में आने लग जाते हैं, इसको रात में सपने आने लग जाते हैं, और वो डरने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है रात में कि जापानीज ने मुझे मार दिया, मेरे प्लेन को शूट कर दिया। तो फिर इसके माता पिता सही में टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, और साइकेट्रिस्ट उससे कुछ बातें निकलवाती हैं कि क्या है, कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ थे। तो वो जो चीजें बताता है, एक युद्ध के बारे में बताता है कि मैं ऐसे ऐसे वॉर में था, और ऐसे ऐसे मैं फाइटर पायलट था, और मैं गया था युद्ध में जापान के विरुद्ध। तो वो कुछ सालों पुराना था वो जो वॉर। उसके फादर जब रिसर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो युद्ध हुआ था, और जिस शिप की वो बात कर रहा था वो शिप भी था, जिस फाइट की वो बात कर रहा था फाइट भी हुई थी, और उसमें जेम्स नाम का एक पायलट भी था, पता चलता है। और लास्ट में फाइनली जब वो सारी चीजें स्टडी करते हैं तो वो समझते हैं कि ये वही जेम्स के बारे में बात कर रहा है, और उसी जेम्स का वो रीइंकार्नेशन है, जिसकी वो डेथ हो गई थी फाइटर प्लेन में। और वो अपने पुराने दोस्तों को भी नाम से याद रखता है, और उसकी बहन को भी वो नाम से याद रखता है, पिछले जीवन की जो बहन थी और पिछले जीवन के जो दोस्त हैं। तो एक छोटा बच्चा है, उनको सबको याद रखता है। तो ऐसे जब इयान स्टीवनसन ने स्टडी किया कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो अनलेस एंड अनटिल इट्स अ केस ऑफ रीइंकार्नेशन, आत्मा, तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि बॉडी हैज गॉन। Okay, I'll take your question. Understood. एक और केस स्टडी हुआ था शुक्ला नाम की लड़की का। तो शुक्ला गुप्ता, उसको अपना पिछला जीवन याद रहता है। तो ये लड़की 5 साल की थी थोड़ी, और श्री सेन गुप्ता और 5 लोग उसके घर से एक दूर के गांव में जाते हैं, जहां पर शुक्ला कहती है कि मैं पहले वहां रहती थी। और जब वो जाती है वहां पर, तो शुक्ला आगे जाती है। अब उस जीवन में पहली बार उस गांव में वो जा रही थी, तो शुक्ला जाती है, वो बच्ची, छोटी बच्ची, वो जाके रास्ता दिखाती है और उनके घर में लेके जाती है। घर में बाकी लोग जो इकट्ठा हुए थे सबको पहचानती है,
और विशेष करके उसके पिछले जीवन के जो पति थे उनको देख के ये 5 साल की बच्ची बहुत शर्मा जाती है, जैसे एक इंडियन एक वैदिक वुमन होती है पति के सामने शर्मा जाना, वैसी वो छोटी बच्ची हो जाती है और सभी को याद करती है। एक्चुअली ये जो बहू थी घर की, उसकी डेथ हो गई थी और उसकी डेथ के बाद उन्होंने घर का दरवाजा डायरेक्शन बदल दिया था। तो ये जो बच्ची जब वहां जाती है घर पे, तो पहले वाले दरवाजे के वहां जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि दरवाजा तो यहाँ था। बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, डेथ के बाद दरवाजा साइड चेंज हो गया था। और सबसे ड्रामेटिक कब होता है, जब वो अपने पिछले जीवन की बेटी से मिलती है। तो उसकी बेटी का नाम था मीनू। तो वो मीनू थी 12 साल की और ये शुक्ला थी 5 साल की। और जब बेटी से मिलती है तो एक माँ की तरह उसके भावनाएं होती है। उस 5 साल की बच्ची की भावना एक 12 साल की बेटी के लिए एक माँ की तरह होती है। तो जब पूरा केस स्टडी किया गया तो फिर उनको समझ में आया कि ये पुनर्जन्म रिइंकार्नेशन है। ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में हुए हैं और आजकल कॉमन है। Yeah, it's a reincarnation. And even great thinkers and scholars, they talk about reincarnation. Benjamin Franklin, John Adams, Socrates, ये सब पुनर्जन्म के बारे में बात करते थे। तो पुनर्जन्म आज एक फैक्ट है। It's a fact. It's not just a fantasy. Anyway, तो लिविंग बॉडी और रोबोट में क्या अंतर है? तो मुख्यतः देखिए, एक जो डेड मैटर और व्यक्ति में क्या अंतर है। एक डेड मैटर जो है उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इमोशन नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है और जज करने की कैपेसिटी नहीं है। वो परख नहीं सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। पर जजेस जो है वो देख सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो इमोशन देख सकते हैं, उनमें चेतना है और जज करने की एबिलिटी है। तो आजकल भाई लोग रोबोट बनाते हैं, रोबोट की बहुत सराहना होती है आजकल। जैसे एक साइंटिस्ट ने इमिटेशन डॉग का इमिटेशन बनाया, ऐसा रोबोट बनाया जो कुत्ते की तरह भौंकता है। तो बड़े चर्चे में आ गए वो, क्या बात है, आपने तो डॉग का इमिटेशन बनाया। पर हजारों डॉग रास्ते पे भौंक रहे हैं, उनके लिए कोई पूछता नहीं है कि कैसे भौंक रहे हैं, किसने बनाया है। पर आप एक लिविंग बीइंग का कॉपी बनाओ, उसको बहुत सराहना मिलती है। बट वी डोंट थिंक कि ये किसने बनाया। जब अगर रोबोट किसी ने बनाया है उसकी सराहना होती है, वो व्हाट अबाउट रियल थिंग। और फायदा भी क्या है ऐसे रोबोट को बना के, उसमें इमोशन नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, क्या फायदा। एक बार प्रभुपाद जी से किसने पूछा कि स्वामी जी आपको नहीं लगता कि हम केवल एक मशीन है और जैसे मशीन खराब हो जाती है उसके बाद उसको फेंक देते हैं, उसी तरह हमारा भी शरीर खराब हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। प्रभुपाद जी उसको पूछते हैं, इसका उनकी फाउंडर है प्रभुपाद जी, तो उसको पूछते हैं श्री प्रभुपाद जी, स्वामी जी पूछते हैं कि ठीक है आपको लगता है आप एक मशीन हो, क्या आपकी एक्सपीरियंस में ऐसा कोई है कि एक मशीन और दूसरी मशीन दोनों का मिलन होता है, तीसरी मशीन पैदा होती है। A male car and a female car produce a child car. ऐसा कभी नहीं होता है। तो मशीन के केस में नहीं होता है, मनुष्य के केस में क्यों होता है। A male body, a female body produces a child body. बच्चे का जन्म होता है। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि हम मैटर है, हम स्पिरिट हैं। ओके, तो ये 3 मेजर चेंजेस हैं, 3 मेजर डिफरेंसेस हैं, एक लिविंग बॉडी में और एक रोबोट में। क्या डिफरेंसेस हैं? पहला तो है कि लिविंग बॉडी में 6 चेंजेस होते हैं और मैटर में नहीं होते, जड़ पदार्थ में नहीं होते। अब वो 6 चेंजेस क्या है हम आगे देखेंगे। तो पहला डिफरेंस है कि एक शरीर में, एक जीवित शरीर में 6 चेंज होते हैं और जड़ पदार्थ में नहीं होते। दूसरा, जीवित शरीर में पुरुष और स्त्री मिलाकर मिलते हैं तो संतान की उत्पत्ति हो सकती है, पर ऐसे जड़ पदार्थ में नहीं होता है। और तीसरा, जो जीवित शरीर है उसमें चेतना होती है और मृत पदार्थ में, जड़ पदार्थ में चेतना नहीं होती। तो ये 6 चेंजेस क्या बताए हमने, ये शास्त्र में आता है कि 6 चेंजेस हमारे जीवन में होते हैं किसी भी जीवित शरीर में। तो पहला है बर्थ, जन्म होता है। किसी भी जीवित शरीर का पहले क्या होता है, जन्म होता है। फिर क्या होता है, ग्रोथ, बड़े होते हैं, है ना। तीसरा, मेंटेनेंस, फिर वो एक मेंटेनेंस पीरियड में आता है, जब बड़े नहीं होते पर वो मैच्योर होता है। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, संतान उत्पत्ति करते हैं। पांचवा है ड्वेंडलिंग, भाई वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। और छठा है डेथ, मृत्यु।
तो डू यू एग्री ये 6 चेंजेस हर एक लिविंग बॉडी में होते हैं, भले वो ह्यूमन बीइंग का है, मनुष्य का है, या फिर पशु का है, एनिमल्स का, या फिर बर्ड्स का है, या फिर किसी का भी क्यों ना हो, ये 6 चेंजेस होते हैं उसमें। पर क्या मैटर में ऐसा होता है? जड़ पदार्थ में टेबल है, टेबल का जन्म हो गया, टेबल बड़ा हो गया, टेबल के बच्चे हो गए, टेबल बूढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये केवल एक जीवित शरीर में होते हैं, इसलिए वो जीवित है। ध्यान रखिए 6 चेंजेस हमें होने ही होने हैं, ये फैक्ट है लाइफ का, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये 6 चेंजेस को दिखा रहा है। देखिए पहले हम छोटे बच्चे थे, नवजात शिशु, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर पहले तो हाथ में खिलौने थे, फिर बॉल आ गई, फिर फुटबॉल आ गई, फिर बुक आ गई, फिर डिग्री आ गई, उसके बाद पैसा आ गया, फिर धीरे धीरे ड्विंडलिंग बूढ़े होते चले गए, फिर लास्ट में डेथ। तो ये साइकिल हर एक के साथ जीवन में होने वाला है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और इस साइकिल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बुद्धिमान है। तो माइंड का कहाँ रोल आता है? हम मन के बारे में बात कर रहे थे। सो इनर सेल्फ में मन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, क्योंकि हम आत्मा की बात कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमने देखा आत्मा जो है एक कवरिंग में है, शरीर का जो कवरिंग है, पर और भी एक कवरिंग है, 2 कवरिंग है आत्मा के ऊपर, उसको बोलते हैं ग्रॉस और सटल कवरिंग। मतलब एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। ग्रॉस बॉडी को बोलते हैं स्थूल शरीर, और सटल कवरिंग को बोलते हैं, सटल बॉडी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो इट्स लाइक दिस, आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सोल, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ओके, तो कंस्टिट्यूएंट्स किसका बना हुआ है? आत्मा का क्या नेचर है? इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, सत, चित और आनंद। आत्मा हमेशा इटर्नल है, शाश्वत है। आत्मा हमेशा ज्ञान में है, और आत्मा हमेशा आनंदी है, आत्मा कभी दुखी नहीं होती। ये सोल का नेचर है। सटल बॉडी का क्या नेचर है? स्थूल शरीर का, उसमें क्या क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार। और ग्रॉस बॉडी जो बाहर का हमारा शरीर जो दिखता है, वो किसका बना हुआ है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसका वो बना हुआ है। क्लियर? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम जो देख रहे हैं वो कौन सा शरीर है जो हमें दिखता है? वो कौन सा शरीर है? ग्रॉस बॉडी, दैट्स अ ग्रॉस बॉडी, करेक्ट। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और हर एक का अपना अपना रोल है। सटल बॉडी दिखती नहीं है, और सटल बॉडी है, मन है, बुद्धि है, और अहंकार, फॉल्स ईगो, मतलब जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वो भी है। तो माइंड इज लाइक द स्टोरेज डिवाइस। मन को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क की तरह। मन में क्या स्टोर्ड है? मन में हमारे पूर्व इच्छाएं, मन में हमारे एक्सपीरियंसेस, मन में हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो भी पसंद था, नापसंद है, किसने क्या किया, वो सब हमारे मन में स्टोर्ड है। तो इसलिए कभी कभी सालों पुराना किसने कुछ किया था हमारे साथ, वो भी याद आता रहता। क्यों याद रहता है? क्यों? माइंड में स्टोर्ड है। कभी कभी माइंड एक्शन वेरी डिफरेंट वे। आपने कोई ऐड देखी होगी बचपन में, अचानक से वो ऐड पॉपअप हो जाती है आपकी माइंड। क्यों होती है? क्योंकि माइंड में स्टोर्ड है, इसीलिए है। अच्छा, इंटेलिजेंस का क्या रोल है? इंटेलिजेंस इज लाइक अ सीपीयू। जैसे कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सब कुछ मॉनिटर करता है, इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकर है वो। तो उसी तरह हमारी बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकर है। लास्ट टाइम आपको याद है, हमने एक चैरियट देखा था, चैरियट का एक एनर्जी देखा था। 5 घोड़े हैं, वो 5 सेंसेस है, जो लगाम है वो मन है, और जिस व्यक्ति के हाथ में लगाम है वो बुद्धि है, और पीछे जो बैठा है पैसेंजर वो सोल है। तो बुद्धि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि डिसीजन मेकर है। और ईगो क्या करता है? ईगो आत्मा और शरीर को कनेक्टेड रखता है। फॉल्स ईगो आपको कहता है अहंकार। अहंकार क्या कहता है? कि मैं शरीर हूं, और शरीर से संबंधित चीजें मेरी है। मैं डॉक्टरेट हूं, मैं डिग्री वाला हूं, मैं काम करने वाला हूं, पति पत्नी हूं, मैं जो भी हूं। अहंकार अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है उससे। तो इसलिए आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चैरियट और एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। घोड़े जो हैं इंद्रियां हैं,
लगाम जो है मन है, और इंटेलिजेंस कंट्रोल करने वाली है, और आत्मा पैसेंजर। तो इसमें इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल है? अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो मन और सेंसेस इंद्रिया कंट्रोल में है। अगर बुद्धि वीक है तो क्या होगा? सब इधर उधर भागेंगे। तो इसलिए हम परेशान रहते हैं। लाइफ में हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि वीक है और माइंड कंट्रोल में आता है, माइंड करप्टेड है। दैट्स व्हाई वी आर ट्रबल्ड। माइंड में डिजायर्स हैं, तो जैसी इच्छाएं हैं वैसे वो इंद्रिया भागती है, सेंसेस को भगाती हैं, और इंटेलिजेंस का कंट्रोल नहीं है बुद्धि का। So Krishna says in Gita, very important verse, बहुत important है ये हमारे लिए। 6.6 आप पढ़ सकते हैं गीता में। बंधुरात्मात्मनस् तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है। For one who has conquered the mind is the best of friend। जिसने अपने मन पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। पर one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy। जिसका मन पे नियंत्रण नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन ही है। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ बैठा है? हमारे शरीर नहीं है, हमारा मन ही है। इसलिए बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं हमको। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड है, अनट्रेन्ड है, उसको कंट्रोल चाहिए। तो नेचर ऑफ द माइंड क्या है? अगर कंट्रोल्ड है तो बेस्ट फ्रेंड है, अनकंट्रोल्ड है तो एनीमे। ठीक, जैसे एक डैम होता है, पानी का डैम है, जैसे गंगा बैराज है कानपुर में, तो डैम है तो पानी कंट्रोल्ड है, और उस पानी का कंट्रोल्ड पानी का उपयोग हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, पीने के लिए, खेती के लिए, वगैरह वगैरह। पर वही पानी अगर बहा दिया जाए, डैम नहीं है, तो क्या होता है? फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ का पानी कोई उपयोग का है नहीं, वो डिस्ट्रक्शन करता है। तो माइंड भी ऐसे ही है। माइंड को अगर, माइंड में बहुत सारे थॉट्स है, एक्सपीरियंसेस है, डिजायर्स हैं, अगर माइंड को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाढ़ आ जाती है, और कुछ भी फिर माइंड सहरा वहरा दौड़ता है और किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है। पर जब उसको डैम लगाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, देन इट इज यूजफुल। तो इसलिए माइंड में बहुत एनर्जी है, और माइंड की एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसके लिए चैनलाइज करना आवश्यक है, पता होना चाहिए कैसे करना है। तो माइंड कैन बी कंपेयर्ड टू अ नाइफ। इज अ नाइफ गुड और बैड? एक चाकू सही होता है, गलत होता है? चाकू सही है कि गलत है? भाई वो तो उसके पर्पस पे है, उसका पर्पस पे है ना। तो सिमिलरली अगर चाकू अगर अच्छे हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है, तो चाकू जान बचा सकता है। वही चाकू अगर किसी चोर के हाथ में है तो वो किसी की जान ले भी सकता है। तो चाकू सही गलत कुछ नहीं है, एक्चुअल में क्या है? पर्पस के ऊपर है। उस तरह माइंड जो है हमारा, माइंड सही गलत नहीं है, माइंड किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, गीगो प्रिंसिपल है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट एंड गुड इन गुड आउट। तो ये माइंड का फॉर्मूला है। हम माइंड में जो इनपुट डालते हैं वैसे माइंड आउटपुट देगा, नेचुरल है। जैसा इनपुट होगा वैसे आउटपुट होगा। तो अगर हमारे माइंड को हम कचरा डालते हैं तो माइंड से क्या निकलेगा? कचरा ही निकलेगा। अगर माइंड को हम अच्छी चीजें देते हैं तो माइंड से क्या निकलेगा? अच्छी चीजें। तो हमें डिसाइड करना है कि हम इनपुट किस चीज का दें। अभी हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, क्यों है? क्योंकि हमारा इनपुट गलत है। वी आर गिविंग रॉन्ग इनपुट टू द माइंड। हम गार्बेज दे रहे हैं उसको। क्या गार्बेज है हमारा? माइंड की स्क्रिप्ट कहाँ से आती है? द बुक्स वी रीड, द मूवीज वी वॉच, और द म्यूजिक वी हियर, और द फ्रेंड्स वी एसोसिएट विथ। यहाँ से माइंड स्क्रिप्ट लेता है ना, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किन के साथ रहते हैं, वहीं से तो माइंड के इनपुट आते हैं। तो हम ऐसे साइफाई बुक्स पढ़ेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, या फिर सेंशुअल बुक्स पढ़ेंगे, या फिर ऐसे बुक्स पढ़ेंगे जिसमें केवल सेक्स के बारे में या फिर ग्रीड के बारे में बताया जाता है, लिखा जाता है। वही बुक्स पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही कचरा मिलेगा। अगर ऐसी मूवीज देखेंगे जिसमें केवल एक्सपोजर है, जिसमें केवल सेंशुअल चीजें दिखाई जाती है, तो वही हमको मिलेगा। ऐसा म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक में भी कैटेगरीज होती है। इफ यू हियर सूदिंग म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, वो माइंड को पैसिफाई करता है। और आजकल का जो डीजे होता है या फिर जो म्यूजिक होता है 120 डेसिबल, आप वो सुनते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा है कभी? जब वो बहुत लाउड और बहुत हाई डेसिबल जब साउंड होता है
माइंड को एजिटेट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। म्यूजिक का भी बड़ा रोल है। सिमिलरली फ्रेंड्स भी कीप, कैसे लोगों के साथ संग करते हैं, अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा माइंड को इनपुट मिलेगा, गलत लोगों का संग करेंगे तो, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो खुद नशा करते हैं तो आप बच सकते हैं? नहीं बच सकते। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो खुद आलसी है तो हम भी आलसी बन जाएंगे, नेचुरल ना। जिसके साथ आप रह रहे हैं वैसे हम बन जाएंगे। इसलिए माइंड को क्या करना पड़ेगा, हमारे इनपुट चेंज करना पड़ेगा। तो माइंड सेज आई एम इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं सिगरेट को पकड़ के दिखा सकता हूँ, और स्मोकिंग मेक्स मी फील कूल। लोग बोलते हैं ना इट्स कूल। बुद्धि क्या कहती है, अरे बाबा ये गलत आदत है, आपके लिए नहीं है, आपके माता पिता क्या कहेंगे, और आप उसको एडिक्टेड हो जाओगे तो क्या होगा, तो नशा लग जाएगा इसका, तो इसलिए ऐसा मत करो। तो बुद्धि हमें हमेशा सही ट्रैक पे आने का प्रयास करती है, और माइंड क्या करता है, नहीं हम कुछ तो एंजॉय करके दिखाएंगे। तो माइंड का नेचर है गलत ट्रैक पे जाना, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड है, अनट्रेन्ड है, और बुद्धि का नेचर है सही चीज दिखाना। तो इसलिए वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंटेलिजेंस, वी वांट टू मेक अ गुड इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। So that's what we should work on, inputs of the soul. Now what benefits do we get when we come to know about soul? This is the last section, we'll end now. तो पहला है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर हम आत्मा के बारे में जानते हैं तो हम पूरे दुनिया में भाईचारा ला सकते हैं। कैसे भाई, व्हाट डिवाइड्स अस, हमको क्या डिवाइड करता है, जन्म, देश, या फिर धर्म, या फिर काला गोरा, रिच वर्सेस पुअर, एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, ये सारी चीजें डिवाइड करती है। आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे। और यही अगर डिफरेंसेस खत्म कर देंगे, क्योंकि आत्मा है, ये तो सब शरीर से रिलेटेड है, धर्म हो गया, कलर हो गया, देश हो गया, वो सब शरीर से रिलेटेड है। आत्मा किसके लिए है? आत्मा तो भगवान का अंश है। तो आत्मा के स्तर पे कोई यूरोपियन है, कोई चाइनीज है, कोई काला है, गोरा है, सब एक साथ आकर भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, सोल कॉन्शियसनेस। तो सारी जो सुपरफिशियल डिफरेंसेस है उसको त्याग कर हम सब एक साथ भाईचारे में रह सकते हैं। कब? जब हम आत्मा के स्तर पे सोचेंगे। तो जब इस्कॉन का 2016 में गोल्डन जुबली हो रहा था, 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे हमको, तब 125 देशों से इस्कॉन के प्रतिनिधि आए थे और एक फ्लैग के नीचे पूरा हरिनाम कर रहे थे, 125 देशों से। सी, यूनाइटेड नेशंस जो है, दे आर ट्राइंग टू मेक कंट्री नेशन यूनाइटेड, अच्छी बात है, बट रियलिटी क्या हो रहा है, जितने झंडे बढ़ रहे हैं, जितने झंडे उतने यूनिटी हो नहीं सकती है। यूनिटी मीन्स वन फ्लैग। तो वी नीड टू हैव अ कॉमन सेंटर। यूनिटी के लिए क्या चाहिए? कॉमन सेंटर। तो सर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। अगर हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं तो सबको साथ में ला सकते हैं। ये पहला एक इंपॉर्टेंस है आत्मा के बारे में जानने का। दूसरा है राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमें अपने आप को शरीर के संबंधित चीजें समझना, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि आत्मा के स्तर पे हम समझ सकते हैं ये तो इस जीवन के लिए ही है, टेम्पररी है, पर मैं तो आत्मा हूँ। सी, जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या कहता है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई देखता नहीं है, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करता है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूँ और जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। ये सब शरीर की चेतना है। बट आत्मा की चेतना क्या कहेगी? जैसे भी हो, भगवान ने मुझे शरीर दिया है और एक चांस दिया है भगवान की सेवा करने का, तो मुझ में कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, लेट मी सर्व इट व्हाटएवर आई हैव। जो भी मेरे पास है भगवान की सेवा करूंगा। भगवान ने कुछ तो क्वालिफिकेशन दिया होगा। तो जो आत्मा के स्तर पे क्वालिटीज है वो सबके लिए सही है। देन वी कैन हैव पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण आ सकता है। Instead of blaming my friend or being non-cooperative, let me learn to help him. तो जो नकारात्मक विचार क्या है? नहीं, मैं अपने लिए करूंगा, सेल्फिश, या फिर मैं उसको मदद नहीं करूंगा, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे बुरा कहा है। ये नकारात्मक चीजें हैं। सकारात्मक चीजें क्या है? क्यों मैं दूसरों को दोष दूं? मैं उसके साथ मिलजुल के रहता हूँ, ठीक है। क्यों मुझे दूसरों में कुछ कमियां देखनी है? लेट मी बी टॉलरेंट, लेट मी बी पेशेंट। तो जो पॉजिटिव क्वालिटी है लाइफ की, धैर्य रखना, सहिष्णु होना, प्रेम करना, नम्रता रखना, ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज है, ये हम पॉजिटिव आउटलुक रख के ही काम कर सकते हैं।
इसको डेवलप कर सकते हैं। एंड दैट कैन हैपन ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। नहीं तो बॉडी के प्लेटफॉर्म में वी हैव एनवी, ईर्ष्या, वी हैव ईगो, अहंकार, वी हैव कंपैरिजन, छोटा बड़ा, आगे पीछे, तो ये सब शरीर के स्तर पे आता है, आत्मा के स्तर पे सब नहीं आता है। तो आत्मा के स्तर पे व्यक्ति वैल्यू नहीं करता है छोटी छोटी चीजों को। एंड लास्ट इज राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम जो है भगवान ने जो भी हमें दिया है उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं सभी की भलाई के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए पैसा कमाता है और अपने स्वार्थ के लिए तिजोरी में बंद करके रखता है, तो मैं खाली भोग करूंगा और कोई नहीं कर सकता, ये उसका नेचर है। पर जो आत्मा के स्तर पे सोचते हैं वो जानते हैं कि भगवान ने जो भी हमें दिया है सबके लिए, सबको साथ शेयर करना चाहिए। तो वी शुड शेयर एंड वी शुड केयर। जैसे पशुओं को मदद करना, गौ माता की सेवा करना, सबको जितना हो पाए भगवान की सेवा के माध्यम से उनकी भी सेवा करना, लाइक दैट। सो ग्रीड जो है वो स्वार्थ के लिए आता है, पर जो सेल्फलेसनेस है वो आत्मा के स्तर पे आती है। एक सेल्फलेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? सेल्फिश मतलब स्वार्थी। अच्छा, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थी बोल सकते हैं, राइट। तो जो निस्वार्थ बना है ये आत्मा के स्तर पे आ सकता है। जब आप भगवान ने जो संसाधन दिए हमें वो केवल हमारे लिए नहीं है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने हैं, तब हम सबको एक साथ देख सकते हैं। Anyway, to summarize, initially we saw, am I a matter or am I spirit? हम शरीर है, हम जड़ है कि हम चेतन है? तो वहां पे हमने कुछ चीजें देखी। 110 रुपए का शरीर है, आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, और मटेरियल व्यू पॉइंट, स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या है, और कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल देखा। साइंटिफिक प्रूफ्स क्या क्या देखे हमने कॉमन सेंस एक प्रूफ देखा कि कॉमन सेंस है, सोल है। एक प्रूफ देखा हमने कॉन्शियसनेस, चेतना होना। एक प्रूफ हमने देखा नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, NDE OBE। और एक प्रूफ हमने देखा रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड, लिविंग पर्सन एंड रोबोट। तो 6 चेंजेस होते हैं, कैमरा वर्सेस जजेस। और ये 6 चेंजेस कौन से हैं? बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, वेडलिंग एंड डेथ। तो माइंड के बारे में हमने देखा, जैसे सटल बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी होती है और सोल है। और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, उसका एक हमने एनालॉजी देखा। और ईगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट। एंड लास्टली वी सॉ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सोल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा। नकारात्मक के ऊपर उठ सकते हैं और सकारात्मक जीवन एटीट्यूड अपना सकते हैं, और जो भी रिसोर्सेज भगवान ने हमको दिए हैं उसका सही से उपयोग कर सकते हैं। Like that. So that's about the inner self. Hare Krishna. Yes, you can, if you have any questions. Yes, you want something. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि जेम्स का जो एग्जाम्पल दिया था हमने, तो जेम्स का जो लास्ट लाइफ में डेथ हुई थी वो उसके प्लेन को जापानीज ने शूट कर दिया था, उससे हुई थी। तो उसको फोबिया क्यों नहीं हो गया? तो ठीक, फोबिया कंपलसरी नहीं है कि फोबिया हर व्यक्ति को हो ही। मृत्यु तो हर एक की होनी है, पर जरूरी नहीं कि उसका फोबिया हो ही। इट्स द अदर वे अराउंड। फोबिया है तो उसका कारण हो सकता है लास्ट लाइफ डेथ, पर जरूरी नहीं कि जो लास्ट लाइफ में डेथ हुई है उसके हिसाब से फोबिया होगा ही होगा उसको, नॉट कंपलसरी। ठीक, ऑल ऑफ अस आर डाइंग, हम सबकी मृत्यु हुई थी लास्ट लाइफ में, हमको फोबिया नहीं है उसकी, या फिर पता नहीं, हो भी सकता है, बट एटलीस्ट सबको नहीं है। ऐसा नहीं कि हर एक को कोई ना कोई फोबिया होता है, ऐसा नहीं होता है। सो इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी हैज दैट रिमेम्बरेंस। ठीक है, ये सुयश। Hare Krishna, Prabhuji. Darat Pranam. Hare Krishna. Prabhuji, my question was that how can we associate with good people? Okay. Good question. So for good people, we should know what are the good qualities.
So we should try to associate with those who are having qualities like humility, tolerance, patience, or love and care and sharing nature. So these are the good people who are carrying good virtue or good qualities. So good and bad is in terms of their, you can say in terms of the nature, in terms of their, how do they do the things, how do they value the things in life. So that's why when we study scriptures, जैसे भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं अभी कोर्स के माध्यम से, बाद में धीरे धीरे जब हम भगवत गीता को स्टडी करेंगे तो विल अंडरस्टैंड क्या गुड क्वालिटीज है और क्या अनवांटेड क्वालिटीज है. तो हमको गुड क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए और ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिसमें गुड क्वालिटीज है. हाउ टू एसोसिएट मीन नॉट जस्ट फिजिकल. एसोसिएट मीन्स ऑल ऑफ अस नीड अ फ्रेंड सर्कल, है ना. हम सबको उठना बैठना है, दोस्तों के साथ खेलना कूदना है, थोड़ा मस्ती करना है. तो वी ऑल्सो हैव स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन भी है अवेलेबल. जो लोग मंदिर आते हैं रेगुलरली, जब भगवान के नाम का जप करते हैं, स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ को उसके हिसाब से मोल्ड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. दैट्स अ पॉजिटिव एसोसिएशन व्हिच वी शुड टेक. नेगेटिव एसोसिएशन इज दोज जो कि गलत एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, नशा करते हैं या फिर टाइम को वेस्ट करते हैं, लाइफ की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हैं, फोकस नहीं करते, अपनी ड्यूटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं. दे आर नेगेटिव एसोसिएशन, वी शुड अवॉइड देम. ठीक है. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Shivang. Hare Krishna, Prabhuji. I have a question. Yes. You were giving example of living things and non-living things that they don't grow and this everything ना. Life cycle जब आप बता रहे थे. But yes. So I mean, I don't know if I'm right or wrong, but then I think non-living things are also either grow or decay. Just that उनमें चेतना नहीं होती. इतना ही I think difference होता होगा. क्योंकि अगर हमने टेबल बनाई है तो उसकी भी एक एज है, हम उसको लाइफ टाइम नहीं रख सकते. तो मतलब जब हमने बनाई टेबल तो हमने उसे जन्म दिया और जब वो टेबल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो वो हो गई. पर टेबल की खुद की चेतना नहीं है बस. I think that is the only difference, isn't it? Good analysis. But again, see, जो 6 changes है वो सारे नहीं है उसमें. आपने ठीक है, आप कह रहे हो कि टेबल बनाया मतलब जन्म दिया. हाँ. जन्म और मृत्यु भी पकड़ा जाए तो बाकी की 4 चीजें नहीं उसमें है. सर है, मैं बताता हूँ ना. ग्रोथ है, टेबल की ग्रोथ है. वो एक टेबल जब हमने बनाई ना तो वो ग्रो होकर के डिके हो रहा है. टेबल को अगर हम छोड़ देंगे ना तो हो सकता है उसके पार्ट्स टूट के कई सारे डंडे बन जाएं. I think you are a good poet. Yeah, I mean I just keep learning. और maintenance तो है ही. और actually see, facts of this logic apart, एक ठीक है, टेबल की आप बात कर रहे हैं. Can you talk about a stone like that? Yeah, I can. सर स्टोन भी यूज हो सकता है, किसी बिल्डिंग बनाने में यूज हो सकता है. यूजेज की बात नहीं हो रही है, हम जन्म की बात कर रहे हैं. अब देखो, क्या एक व्यक्ति स्टोन को जन्म दे सकता है? क्या एक व्यक्ति टेबल को जन्म दे सकता है? दे सकता है सर. मेरी नहीं दे सकता. दे सकता है सर. व्यक्ति नहीं तो टेबल बनाई. नहीं, आप देखिए, यू आर ट्राइंग टू पुट क्रिएशन करना एक अलग चीज है और जन्म देना एक अलग चीज है. तो सर साइंटिफिक टर्म्स में एक, अच्छा मुझे बताइए, टेबल कहाँ से बनती है? लकड़ी से. लकड़ी से बनी. लकड़ी कहाँ से आई है? रिसोर्सेस से, नेचर से आई सर. हाँ, तो क्या मनुष्य ने टेबल बनाई या नेचर या पेड़ ने टेबल बनाई? बताइए. ये सर कहना बिल्कुल गलत. मनुष्य ने कुछ नहीं बनाया, मनुष्य को बनाया. मतलब ये मेरा थॉट है, आई मे बी रॉन्ग, सॉरी. मैं अपने सिर्फ अपने व्यूज प्रकट कर रहा हूँ. कार मनुष्य ने बनाई, भगवान ने कार नहीं बनाई. भगवान ने रिसोर्सेस दिए कि आप कार बना सकते हो, आप टेबल बना सकते हो. देन इट इज आवर ओन ब्रेन, आवर ओन माइंड, इंटेलेक्ट, दैट हाउ वी यूज इट, राइट. देयर कम्स दैट पार्ट वेयर वी से, यू नो, जो आपने 3 चीजें बताई थी कि तमस और यू नो 3 जो हमारे अंदर होती है ना सर, क्रिएटिविटी और इस तरीके की चीजें. तो हाउ वी यूज दैट एनर्जी, how we channelize it and what we make out of it, तो वो इंसान कह सकता है कि उसने बनाई पर्टिकुलरली. हाँ ठीक है, वो पात्र बना या निमित्त बना, ये कहना ज्यादा सही होगा. A proud man can say that I made it. A humble man would say that I happened to make it.
but then yes, somewhere he was. Actually, what you're saying is, I accept that point, but see, I do not agree with that because there's a fundamental mistake here. Mistake क्या है ना, प्राउड है या हम्बल है, उस व्यक्ति ने टेबल नहीं बनाया. देखिए, एक फैक्ट है, लकड़ा जो है, टेबल का एग्जांपल ले लीजिए, जो लकड़ी है वो पेड़ से आई है. अब पेड़ नेचर से आया, ठीक है, आपके तो नेचर है, बट नेचर भी किसके अंडर काम कर रहा है, सुपरविजन में काम कर रहा है, भगवान के. So ultimately Krishna is giving the tree. Correct. And through tree Krishna is giving the wood. Correct. Similarly Krishna is giving the mountains and through them is giving us the stone also. But पत्थर भी दिया है. भगवान ने हमको लोहा दिया है, भगवान ने हमको पानी दिया है, भगवान ने हमको फैसिलिटीज दी है. अभी उसको आप मैनिपुलेट करते हो. ह्यूमन बीइंग कैन मैनिपुलेट मैटर. तो मैनिपुलेशन को, लेट मी कम टू द पॉइंट. मैनिपुलेशन कांट बी कॉल्ड एज क्रिएशन. मैनिपुलेशन में और क्रिएशन में अंतर है. मैं आपको 4 चीजें दूं, आप उसका एक कुछ तो प्रोडक्ट बनाओगे, पर उसको क्रिएशन नहीं बोल सकते कि 4 चीजें आपने पैदा नहीं करी है. जहां पे हम जो लिविंग बीइंग की बात कर रहे थे ना, उस लिविंग बीइंग्स में जो प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स हुआ है, वो भाई सिंपल सी मेल फीमेल स्पीशी कमिंग टुगेदर, दे डोंट गेट थिंग्स फ्रॉम समवेयर, दे प्रोड्यूस अ न्यू चाइल्ड. Yes, sir. एंड द चाइल्ड हैज हिज ओन ग्रोथ साइकिल. जब बच्चा पैदा होता है, उसको भी कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. तो भगवान ने सिस्टम ही ऐसे बनाया. तो और वो शक्ति लिविंग एंटिटी को ही दिया है. तो भले ही आप ऐसे मान लो कि वो लिविंग है, पर मानने से नहीं होता है. इट हैज टू बी लॉजिकल आल्सो. इट हैज टू फिट इन लॉजिक. वो लॉजिक में फिट नहीं होता है. राइट. सो ये जो 6 चेंजेस है ना, वो 6 चेंजेस उस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है. थैंक यू. धन्यवाद. Any other question? Prabhu, Hare Krishna. Ashwini Prabhu had a few questions in the chat. Ashwini Prabhu. So उनके काफी questions थे. Sorry, but is he there? Ashwini Prabhu, आप हो तो you can unmute and ask your questions. Ashwini, you are there? Hare Krishna. Ashwani is there. I think his mic is unmute. हाँ, unmute है. So one of his question was, अगर आत्मा इतनी important है तो दिखती क्यों नहीं? I'm just reading one of few of them. आत्मा की count वर्ल्ड में बढ़ रही है या कम हो रही है? I'm seeing now his question. Sorry, I could not see the chat during the session. Yes, Prabhu. Okay, chat में काफी लोगों ने बहुत कुछ पूछा है. ठीक है, तो अश्वनी इस क्वेश्चन, आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है तो दिखती क्यों नहीं है? आत्मा इंपॉर्टेंट है, दिखती क्यों नहीं है, इसका भी आंसर है. आत्मा का साइज बहुत छोटा है और वो भी शास्त्रों में उसका साइज दिया हुआ है. आत्मा का साइज है 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर. अगर आपके केशाग्र शतभाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च, ऐसे श्लोक आता है. आपके बाल जो हैं, उसका एक बाल का एक टिप देखेंगे, उस टिप को 10,000 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक आत्मा का साइज आता है. वो इतनी सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखते नहीं. आत्मा बनी कैसे? आत्मा शाश्वत है, वो बनी नहीं है. हमने श्लोक देखा, इट्स इटर्नल, इट्स नॉट क्रिएटेड. आत्मा के जाने के टाइम डिफाइंड है. हाँ, दिस वन थिंग आई कुड नॉट डिस्कस, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस दिस. एक्चुअली एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट हैपेंस, मृत्यु के समय क्या होता है? बॉडी, ग्रॉस बॉडी यहीं छूट गया, बट द सटल बॉडी जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो है, मन, बुद्धि, अहंकार है, वो आगे जाता है अगले शरीर में. तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे कि अगले शरीर में कैसे क्या जाता है. बट व्हाट गोज विद द बॉडी इज माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो. तो जब तक आत्मा इस भौतिक दुनिया में है, तब तक मन, बुद्धि, अहंकार का जो सटल बॉडी है वो उसके साथ ही रहता है. ग्रॉस बॉडी वाली छूटते रहती है हर शरीर में. और आत्मा जब शुद्ध हो जाएगा, आत्मा जब प्यूरिफाई हो जाएगी, माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा, तब यहां से निकलकर अपने ओरिजिनल घर में चले जाएगा. दैट इज भगवत धाम. आत्मा का काउंट वर्ल्ड में लिमिटेड है या बढ़ रही है? आत्मा का काउंट लिमिटेड है. आत्मा कभी क्रिएट नहीं हो सकती ना, तो बढ़ी कैसे? आत्मा काउंट सेम है.
प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक चीज ये पूछना चाहा, जब आपने बोला कि जैसे मान लीजिए किसी नया बर्थ हो रहा है किसी बच्चे का, तो उसके अंदर भी एक आत्मा आ रही, तो क्या वो आत्मा के लिमिटेड नहीं है? तो जितने हम बर्थ हो रहे हैं सबके अंदर तो कोई ना कोई सूक्ष्म कण आत्मा में का है ही है वहां पे, तो बर्थ के हिसाब से देखे तो लिमिटेड कैसे? वो तो बढ़ रहा है एक तरीके से। आप देखिए ना, अभी हमने स्पीशीज काउंट किए हैं। आप ठीक, हमने केवल ह्यूमन बींग्स का काउंट रखा है, वो भी मोटा मोटी है। डू यू नो हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर देयर? डू यू नो हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर? हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर? नो प्रॉब्लम। हाँ, तो दैट शोज। देखिए, जब मनुष्य जीवन में किसी का जन्म होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी स्पीशीज से वो मनुष्य जीवन में मिला है। तो हमें केवल मनुष्यों का संख्या पता है, वो भी थोड़ा बहुत। हम बाकी स्पीशीज, अभी जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो वहां पे मनुष्य के अलावा कितने सारी स्पीशीज है पता है आपको? कितने सारी लिविंग एंटिटीज है? कीड़े हैं, मच्छर है, पता मच्छर है, कीड़े हैं, बहुत सारे हैं। तो ये सारे लिविंग एंटिटीज में आते हैं, केवल ह्यूमन बींग्स लिविंग एंटिटीज में नहीं आते हैं। तो इसलिए काउंट जो हम बात कर रहे हैं वो केवल ह्यूमन बींग्स का नहीं है, वो सारे लिविंग एंटिटीज का काउंट हम बात कर रहे हैं। दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज सोल कैन नॉट बी क्रिएटेड। आत्मा का जन्म नहीं होता है, तो कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक अनामिका का प्रश्न। अनामिका, यस। प्रभु जी प्लीज बताएं कि माइंड में चीजों को कैसे कंट्रोल करें कि हम अपने माइंड में सिर्फ अच्छे ही रखें। अच्छा, चैट में है क्या? Yes, yes. आई डिडंट सी दैट। प्रभु जी प्लीज बताएं कि माइंड में चीजों को कैसे कंट्रोल करें कि हम अपने माइंड में सिर्फ अच्छे ही हैं। वेरी गुड। तो कंट्रोल कैसे करना है माइंड को? हमको माइंड के जो इनपुट्स है ना उसको चेंज करना है। माइंड के जो इनपुट्स है कैसे करते हैं? हाँ, आप कुछ पूछना है? बोलिए। राधे राधे। हरे कृष्णा। I was asking that why the soul forgot everything of past life. अच्छा, ये प्रश्न है आपका? Why the soul forgot everything of the past life? Very good question. Actually, what intelligent question है? What happens is, past life is remembered only by few people, but most of us don't remember. तो क्यों ऐसा क्यों है? See, because in coming session, आने वाले सेशन में ना हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं कि हम यहाँ पर, आत्मा यहाँ पर क्यों आई, क्यों लाइफ चेंज हो रही है हमारी। बट वन ऑफ द रीजंस हम एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं अभी तक कंप्लीट नहीं है। आवर डिजायर्स आर नॉट कंप्लीटेड। डिजायर्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमको नया बॉडी मिलता है डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। तो in one sense we are going from one body to next body because desires are incomplete. कौन सी desires है? We want to enjoy. Enjoyment की desires है, enjoy करने की इच्छा है, इसलिए हमको अगला शरीर मिलता है। अभी अगर पिछले लाइफ के जो मेमोरीज हैं अगर वो हमारे साथ रहेंगी तो देखिए मेमोरीज में ना बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज, बहुत सारी मिजरेबल, जो दुख की जो मेमोरीज है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। लाइफ में सुख और दुख में दुख ज्यादा इंपैक्ट करता है सुख से ज्यादा, राइट? मान लीजिए आपने घर में फीस्ट बनाया है, फीस्ट खाने का सुख है, जो एकदम अच्छा पकवान खाने का सुख है, पर किसी ने आपको कुछ तो एक पिंचिंग शब्द बोल दिया, कुछ तो गलती से कुछ बोल दिया, या फिर आपको टॉन्ट कर दिया, तो वो दुख आपको ज्यादा लग जाता है। तो भले आप फीस्ट खा रहे हो और आपको जो टॉन्ट वाला दुख है वो ज्यादा लगेगा क्योंकि वो आपके इमोशन में चला जाता है। तो जीवन में दुखों का एक्सपीरियंस ज्यादा स्ट्रांग होता है सुख से, ये फैक्ट है। और जितने भी जीवन हमने जिए हैं उसमें हम इतने सारे दुख हमने भोगे हैं, अगर वो सारे रिमेम्बरेंस हमको हो जाए इस लाइफ में, तो इस लाइफ में हम मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा हमारा, हम एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। जिस पर्पस के लिए हमको शरीर मिला है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो भगवान की कृपा है कि भगवान हमको पिछले जो भी मिजरीज है वो भुला देते हैं। मिजरीज मतलब, सी वन ऑफ द बिगेस्ट मिजरी इज डेथ। डेथ के समय इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो वो सारा दर्द अगर हम पिछले अगले जीवन में याद रखेंगे ना,
तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की एक कृपा है कि वो हमको सारा दर्द भुला देते हैं ताकि वी स्टार्ट अ फ्रेश थिंग। ठीक है, तो इसलिए वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर आवर पास्ट लाइफ मेमोरीज बिकॉज इट्स मोस्टली पेनफुल। पेन ही ज्यादा है, हैप्पीनेस बहुत कम है। थैंक यू। ठीक है अनामिका? हाँ जी सर, और प्लीज बताएं गुरुजी कि कैसे कंट्रोल करें माइंड को, जो एग्रेसिव में कभी हो जाता है या एंगर बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने कंट्रोल नहीं होता। इसलिए हाँ, उसके ऊपर भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने आज माइंड का नेचर देखा और माइंड के इनपुट्स हमने देखे। हमें इनपुट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इनपुट जब कंट्रोल करेंगे, इनपुट जब पॉजिटिव करेंगे तो धीरे धीरे हमारे माइंड में पॉजिटिविटी चेंज आएगा। और विशेष करके जो आप बोल रहे हैं एंगर कंट्रोल या फिर एग्रेशन कंट्रोल, उसके लिए हमें वी नीड टू गिव अ पॉजिटिव एंगेजमेंट टू द माइंड। स्पेशली जो 2 सेशन बाद हम देखेंगे चैंटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैंटिंग ऑफ द गॉड्स नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये बहुत इफेक्टिव है माइंड कंट्रोल करने के लिए, एंगर से बचने के लिए। क्योंकि जितना माइंड को भगवान के नाम में लगाते हैं उतना माइंड का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफाइड माइंड विल ऑलवेज think before acting. So I would suggest, as of now, you can focus on chanting. Maybe after a session or 2, we'll see more. One last question we'll see, Ashwani का। तो हमारे जीवन के में एम क्या है? हमें हमेशा रिबर्थ में ही रहकर डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन अश्वनी। एक्चुअली आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सब लोग बहुत बुद्धिमान है आप लोग। ये सारे क्वेश्चन हमारे आने वाले सेशन में आने वाले हैं क्योंकि इसके लिए मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। तो अश्वनी का जो आंसर है क्वेश्चन का, इट्स लाइक व्हाट यू सेइंग इज ट्रू। हमारे जीवन का एम है इस भौतिक जगत से निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है और आध्यात्मिक जगत जाना है। तो अभी भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, वो हम आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, बट व्हाट यू सेइंग इज ट्रू। हमको जीवन भर या फिर हर एक जीवन में ऐसे रिबर्थ में फंसना नहीं है, जन्म मृत्यु में फंसना नहीं है। We have to get out of this cycle and we have to go back to Godhead. But for that we should know what is spiritual world, what is material world, why we came here, हम यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं, वो सब हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। Okay, Hare Krishna. So thank you so much. It's very late, but all of you are here. That shows your sincerity. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट लेसन हमको सिखाया।